इस सत्र का प्रमुख विषय 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की योजना। तो 2-3 मुद्दे तो अच्छे यहाँ आए। उज्ज्वल ने और नियतिता ने कहा इस देश के मुसलमानों का क्या करना। मुसलमानों के उपरांत और भी हैं, ईसाई भी हैं और पारसी भी हैं, और हम तो उनको हिंदू ही मानते हैं। ऐसे सिख, बौद्ध, जैन, ये भी सब हैं, और सबसे बड़ा कम्युनिस्ट हैं। वो तो सबको छा कर रहे हैं। तो ये इनको हम संप्रदाय कहेंगे। तो सभी संप्रदायों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कहा ना कि 140 करोड़ में ये भी सब आते हैं, तो इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, तो उसका एक सूत्र ये हो सकता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करना। वह राष्ट्रीय शिक्षा हिंदू शिक्षा है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। ये देश ही हिंदुस्तान है और इस देश की राष्ट्रीयता ही हिंदू राष्ट्रीयता है। तो हिंदुत्व की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा सभी संप्रदायों के लोगों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसी कोई न कोई व्यवस्था और योजना हमको करनी चाहिए। और राष्ट्रीयता और इस्लाम एक दूसरे के आड़े तो नहीं आता। अगर इस्लाम राष्ट्रीयता के आड़े आता है तो इस्लाम नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयता के आड़े तो कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसा विचार हमारे मन में पक्का बनना चाहिए। हम इसके साथ सर्वपंथ समादर की जो बात करते हैं, वो सर्वपंथ समादर मुसलमानों के लिए कैसा होगा, ईसाइयों के लिए कैसा होगा, इसका स्वीकार पहले हिंदुओं को करना है या पहले मुसलमानों को करना है। हिंदुओं ने तो जन्म घुट्टी के साथ सर्वपंथ समादर सीखा हुआ है, तो उनको करना है। फिर तो कैसे करेंगे। तो उसकी योजना तो एक ही हो सकती है। आप यदि समर्थ हैं तो सामने वाला उसको मानेगा। आप यदि समर्थ नहीं है तो आप के सर पर चढ़कर बैठेगा। वो तो सीधा प्रकृति का नियम है। तो हिंदू समर्थ होगा, हिंदू संगठित होगा, तो हिंदू अपने आप को नहीं मानने वाले लोग अपने आप समझ जाएंगे। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा तो विधायक बात है, तो वो भी उनके लिए हो जाएगी। तो संप्रदायों के सामने अराष्ट्रीय विचार को राष्ट्रीय विचारों में, राष्ट्रीय जीवन शैली में रूपांतरित करने की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। कम्युनिज्म तो सीधा सीधा अहिंदूपन है और आसुरी है, सबसे ज़्यादा वह आसुरी है। तो आसुरी रचना, आसुरी व्यवस्था पर दैवी रचना का विजय, दैवी रचना की विजय, ये तो इस शिक्षा का परिणाम होना चाहिए। अपने आप ही वो ऐसा ही होगा। यदि दैवी शिक्षा का प्रावधान हमने किया तो आसुरी शक्तियों पर विजय अपने आप प्राप्त होगा ही। इसलिए पहला मुद्दा तो ये कि जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों को धर्म सापेक्ष शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्रीयत्व की शिक्षा की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। ये एक मुद्दा हुआ। वे 140 करोड़ लोगों में सभी के लिए 100% लोगों के लिए कुटुंब शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सबके सब घर में तो रहते हैं। यदि हम ऑन एन एवरेज एक कुटुंब में 5 व्यक्ति माने तो 28 करोड़ कुटुंबों के लिए कुटुंब में आजीवन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो 100% लोगों के लिए ये व्यवस्था होना। तीसरा मुद्दा है कि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न वृत्ति, प्रवृत्ति, रुचि आदि को लेकर लोक जीवन होता है। तो हमने एक बार
हमारे ही सत्रों में कहा था, देश की जनसंख्या का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? विद्वज्जन, अभिजन, बहुजन, इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो बहुजन इसमें से लगभग 70, 75, 80% हुए, तो 112 करोड़ बहुजन हुए। बहुजन के लिए अब जरा साहसी कथन है। बहुजन के लिए आज जिसको हम विद्यालय कहते हैं, ऐसे विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है, वे उनको लेकर इन विद्यालयों में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। विनोद जी ने जो मुद्दा कहा उसकी ओर मैं आती हूँ। ये 80% लोग कारीगर होते हैं, कृषक होते हैं, गोपालक होते हैं, परिचर्या करने वाले होते हैं। ऐसे कारागिरी के काम करने वाले, टेक्निकल काम करने वाले, उद्योग धंधे करने वाले, उत्पादन करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और इसके ऊपर तो देश की समृद्धि का आधार है। इन लोगों को आज की व्यवस्था में अपने अपने उद्योग धंधे छोड़कर फॉर्मेटिव एज में, माने जब ये उद्योग अपने मन मस्तिष्क के साथ एकरूप किया जाता है, उसके संस्कार होते हैं, उसकी बेसिक स्किल्स सीखी जाती है, ऐसे बाल वय में, माने 7 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 14 वर्ष के छात्र यदि विद्यालय में गए और अपने उद्योग धंधों के साथ रहे ही नहीं, उनसे विमुख कर दिया, तो उसको न तो उस काम के संस्कार आते हैं, न उसके बेसिक स्किल्स आती हैं, न अभिमुखता आती है, न रुचि निर्माण होती है। बाद में अपना उद्योग करने की कोई न तो रुचि रहती है, न व्यवस्था रहती है, क्योंकि वो तो छोड़ देते हैं। इसलिए ये आज के विद्यालय की संकल्पना 80 करोड़ लोगों के लिए है ही नहीं। ऐसा मानकर इनके लिए यदि शिक्षा की व्यवस्था करनी है, तो उनके केंद्र, प्रकाश जी ने भी अभी यही मुद्दा उठाया था कि योजना क्या करना, व्यवस्था क्या करना, स्वरूप कैसे तय करना। तो इनके लिए शिक्षा के केंद्र उनके कारखाने, उनके खेत, उनके गौशाला, उनके प्रवृत्ति यही होंगे। कृषि कहाँ सीखी जाती है? खेतों में सीखी जाती है। गोपालन कहाँ सीखा जाता है? गौशाला में सीखा जाता है। मोची का काम कहाँ सीखा जाता है? मोची की दुकान में सीखा जाता है। व्यापार करना, दुकान चलाना कहाँ सीखा जाता है? दुकान में सीखा जाता है। तो ये सारे इनके लिए शिक्षा के केंद्र हैं। ऐसा पहले तो हमको मानना चाहिए और फिर उनको शिक्षा के केंद्र बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कुटुंब शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि उन व्यवसायों में उन व्यवसायों की शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए। तो हम कृषि गुरुकुल, खेतों में, गो विद्यापीठ, गौशाला में, वाणिज्य गुरुकुल, वाणिज्य के केंद्र जहाँ जहाँ हैं वैसे करना चाहिए। तो हमारा बहुत बड़ा शिक्षा का प्रश्न हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, अलग से भवन नहीं बनाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना पड़ता है, शिक्षकों को हायर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पिता ही शिक्षक है, माता ही शिक्षक है। तो पैसे की बात ही नहीं आती है। इतना बड़ा जो आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर है वो नहीं रहेगा और शिक्षा सबके लिए सुलभ हो जाएगी। बचपन से शिक्षा प्राप्त होगी तो निपुणता भी बहुत जल्दी आएगी। तो 140 करोड़ में से
112 करोड़ की व्यवस्था तो ऐसे होगी। अब ये कोई छोटी संख्या है क्या? अगर 70% कहा तो 98 करोड़ लोगों के लिए ये व्यवस्था हुई। इसकी और हमें विद्वानों का भी प्रबोधन करना होगा, अभिजनों का भी करना होगा और बहुजन का भी करना होगा, और सरकार के पास भी यह प्रस्ताव रखना होगा। शिक्षाविदों को भी इस बात को समझना होगा। अब इन लोगों को अर्थकरी शिक्षा तो हो गई, परंतु इनके लिए धर्मकरी शिक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुकूल ही अर्थकरी शिक्षा होनी चाहिए। तो इनको धर्म की शिक्षा कहाँ मिलेगी? इनको धर्म की शिक्षा के लिए यदि हम ऐसे संस्कार केंद्र या धर्म केंद्र खेतों में, खलिहानों में, उद्योग केंद्रों में यहाँ अगर शुरू कर सकते हैं तो करने चाहिए। नहीं तो हमारी परंपरा के अनुसार इस शिक्षा की व्यवस्था साधु, सन्यासी, पौराणिक, कथाकार और ये सारे लोग जो हैं वो करते थे। भागवत कथा और रामायण कथा किस लिए होती थी? रामलीला किस लिए होती थी? इसी के लिए तो होती थी। तो इस प्रकार की अनौपचारिक, विकेंद्रित, व्यापक ऐसी धर्म शिक्षा की व्यवस्था करना और हर एक व्यवसाय के साथ धर्म के तत्वों को जोड़ना, इसकी व्यवस्था करने से तीन पुरुषार्थों की शिक्षा भी हो जाएगी। धर्म और अर्थ के बीच में काम पुरुषार्थ भी आ जाएगा। तो त्रिवर्ग पुरुषार्थ के आधार पर ऐसे 98 करोड़, कम से कम 112 करोड़, अधिक से अधिक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमको देनी होगी। तो इसको हम कहेंगे ये लोक शिक्षा है। ये व्यास विद्यापीठ का काम है। व्यास विद्यापीठ ने इसका प्रचलन करना होगा और एक मॉडल के रूप में ग्राम गुरुकुल बनाना होगा, क्योंकि ये सारी अर्थकरी शिक्षा का केंद्र ग्राम है। उसमें 112 करोड़ में भी वाणिज्य का हिस्सा कम है और उद्योगों का हिस्सा अधिक है। तो उद्योगों की शिक्षा तो ग्राम केंद्रीय ही होगी। भारत में 7 लाख ग्राम हैं, तो 7 लाख ग्राम गुरुकुल कम से कम होंगे। तो हमें ग्राम गुरुकुल का एक मॉडल कागज पर भी देना होगा, उसका प्रचार लोकमत परिष्कार के रूप में करना होगा और केंद्र निर्माण करना, कम से कम हम 100 केंद्र भी ऐसे निर्माण कर दें, ग्राम गुरुकुल के नमूने खड़े कर दें, तो एक का देखकर दूसरा, दूसरे का देखकर तीसरा, ऐसा हो सकता है। ग्राम गुरुकुल ये इसकी संकल्पना, तो 7 लाख ग्रामों के लिए ग्राम गुरुकुल चाहिए। आज जो ग्राम नगरों ने, महानगरों ने भक्ष कर लिए हैं, खा लिए हैं, उनको मुक्त करो। नगरों से ग्रामों को मुक्त करके उनको ग्राम बना लो, फिर से शिक्षा का केंद्र बनाकर। तो ये तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। उसके लिए हमें अर्थकरी शिक्षा, धर्मकरी शिक्षा ये क्या होती है, इसका शिक्षा का मॉडल निर्माण करने के लिए हमें तपोवन गुरुकुल चाहिए। ऐसे गुरुकुल चाहिए जहाँ शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कैसे दी जाती है, कौन से वर्ग के लिए कौन सी शिक्षा, ऐसी शिक्षा की संरचना करने वाला वही हमारा राम विद्यापीठ है। तो राम विद्यापीठ की संख्या कोई व्यास विद्यापीठ जैसी नहीं होगी। वो तो आपको 70% लोगों के लिए है, ये 10% लोगों के लिए है, मैंने 14 करोड़ लोगों के लिए ही है। तो राम विद्यापीठ के अंतर्गत हमको तपोवन गुरुकुल की कल्पना करनी होगी, जिसमें अनुसंधान से लेकर शास्त्र निर्माण तक, शास्त्रों की युगानुकूल प्रस्तुति, पाठ्यक्रम निर्माण करना,
पुस्तकें निर्माण करना, आचार्य निर्माण करना, कुलपति निर्माण करना, ये सारी बातें होंगी। ऐसे केंद्र यदि हमने एक से 11 और 11 से 110 इतने किए तो पर्याप्त है। इससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले गुरुकुल नहीं होंगे, तो समाज पर निर्भर होकर रहेंगे। ग्राम गुरुकुल पोषण करने वाले गुरुकुल हैं। ये तपोवन गुरुकुल हैं, वो तो पोषित होने वाले गुरुकुल हैं। उनकी संख्या तो सबसे कम ही होनी चाहिए। तो इतनी छोटी संख्या में देश में सभी विस्तारों में होना, इसकी कल्पना हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए कि कोई भी गुरुकुल हो, पहले कागज पर ये मॉडल उतरना, और उसके बाद जैसे हम प्लान देख देख कर भवन बनाते हैं, ऐसे ये कागज में प्लान देख देख कर जमीन पर इसको उतारने का काम हमको करना चाहिए। तो ये दूसरी बात हुई। फिर तीसरा, विभिन्न जो वर्ग हैं, विभिन्न व्यवसाय हैं, विभिन्न कार्य हैं, उद्योगों को छोड़कर तो राज्य शासन प्रशासन चलाने वाले लोगों के लिए, व्यापार वाणिज्य चलाने वाले लोगों के लिए, धर्म संस्कृति आदि का काम करने वाले लोगों के लिए, वैद्य, योग, संगीत आदि कला का क्षेत्र जो है, जीवन निर्माण का और जीवन रक्षा का जो केंद्र है, उसके शिक्षा केंद्र कैसे होंगे, ये विचार करना होगा। तो जिसको वैद्य कहते हैं, वो एक शास्त्राध्ययन करने वाला वैद्य का गुरुकुल एक अलग बात है, और सर्वजन समाज के लिए स्वास्थ्य रक्षणम के आधार पर होने वाला वैद्यकीय शिक्षण, ये एक दूसरी बात है। इस प्रकार से हमें व्यापक रूप में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, ये देखकर विभिन्न संख्या में गुरुकुलों की कल्पना करनी होगी। तो हमारी एक्सरसाइज क्या रहेगी? बड़ा एक कागज लेकर बैठो, हाँ, इतने करोड़ परिवार, इतने करोड़ लोग, इनको कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 लिखो। कितने आचार्य चाहिए इनके लिए, इतने। कहाँ से पैदा होंगे? राम विद्यापीठ से। कहाँ से पैदा होंगे? तपोवन गुरुकुल से। कहाँ से निर्माण होंगे? पूर्व पीढ़ी से। कहाँ से? पूर्व पीढ़ी तो आचार्य बनेगी, पूर्व पीढ़ी से माने पिता दादा ये सब होंगे, माता पितामही यही सारे होंगे। गृह गुरुकुल की कल्पना कैसी होगी? उतारो कागज पर। तो 10 वर्ष की आयु तक किसी के लिए कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं, घर ही है। 10 वर्ष के बाद अपने उद्योग केंद्र हैं, और फिर बाद में तपोवन गुरुकुल है। ऐसे विभिन्न प्रकार से हमको गुरुकुलों की, और कितनी संख्या में, तो इस प्रकार से करनी होगी। पहले सत्र में एक जो प्रश्न था प्रकाश जी वाला, वो बिल्कुल सही है। इस देश की वर्तमान आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति भयंकर चिंता करने योग्य है। वो विनाशक ही है। विकास की आज की संकल्पना जो पश्चिम की है, वही भारत में भी चलती है, और वह विकास की नहीं, विनाश की दिशा है। इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो तो जो भी कहते हैं विकास विकास विकास, वो विकास है ही नहीं। हमने ग्रंथमाला में भी इसके ऊपर हमने अध्याय पढ़ा ही है। ये विकास की दिशा नहीं है। अर्थ केंद्रीय जीवन रचना का विचार करके ही हमने ये आर्थिक मापदंडों के आधार पर विकास 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 हम कह रहे हैं। भारत का जीवन धर्म केंद्रीय ही होना चाहिए, तभी वह विकास की दिशा होगी।
नहीं तो ये विनाश की दिशा ही है। हमको केवल सड़कें, बांध और पुल ही दिखते रहेंगे तो फिर विकास की बात तो नहीं होगी। आज की यूनिवर्सिटीज विनाश की ही शिक्षा दे रही हैं, इसके बारे में संदेह कहाँ है। इसलिए तो हम वो नहीं चाहिए कह रहे हैं। तो एक भी शास्त्र, एक भी व्यवस्था, एक भी नीति, एक भी पद्धति, एक भी रीति ये भारतीय है ही नहीं, और ये विकास के लिए पोषक है ही नहीं, क्योंकि विकास ही हमने गलत मान लिया है। अब इसके सामने अपनों से ही युद्ध का प्रसंग तो है, और अपनों से माने हम सरकार की बात भी नहीं कर रहे। सर्वजन समाज में आप कहेंगे कि ये विकास नहीं है तो कौन मानेगा। हाँ, बहुत डेवलपमेंट हो, हमारी बिल्डिंग भी डेवलपमेंट में जाते हैं। हमारे गांव में कच्ची सड़क है, उसकी पक्की बन गई तो हम कहते हैं विकास हो गया। हम ही तो कहते हैं विकास हो गया। बहुत अभी तो हमने 10 वर्ष पहले आए तो यहाँ सारी सड़कें कच्ची थी, और आज वहाँ पक्की सड़कें हो गई, बहुत विकास हो गया। हम भी जाने अनजाने, बहुत मात्रा में अनजाने और कुछ मात्रा में जानते हुए भी इसको विकास 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 कहते ही हैं। हम हमारी शब्दावली बदलेंगे तभी तो कुछ होगा। तो ये तो एफडीआई, और एफडीआई क्यों, विदेशी यूनिवर्सिटीज के ब्रांचेस हमारे यहाँ आ रही है ना। और इंटरनेशनल क्या है, अभी इंटरनेशनल बोर्ड शुरू हो गए हैं। किसके बच्चे जाते हैं उसमें? हमारे ही तो जाते हैं उसमें, और किसके जा रहे हैं? जो राष्ट्रवादी कह रहे हैं अपने आप को, उनके बच्चे नहीं जाते क्या? उनके बच्चे भी जाते हैं। तो हम ही, मैंने कल कहा था ना, अपने अंदर घुस गया है। जैसे वो कच्छ घुस गया था ना शुक्राचार्य के पेट में, चला गया था, तो पेट फाड़ कर ही उसको तो बाहर आना था। तो क्या हुआ फिर? उसको संजीवनी विद्या सिखानी ही पड़ी शुक्राचार्य को, नहीं तो वे मर जाते। और उसमें आड़े कौन आया? देवयानी। आपको कच्छ संजीवनी विद्या, शुक्राचार्य और देवयानी की कथा पता है कि नहीं पता है? बहुत सुंदर है ना। तो क्या हुआ फिर? वो कच्छ को मार दिया और इसमें घोल कर पिला दिया। अब देवयानी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कच्छ चाहिए ही, सजीवन करो। क्या देखा तो वो तो पेट में है, अब क्या करना? शुक्राचार्य संजीवनी विद्या उसको सिखाना नहीं चाहते थे, तो भी उसको संजीवनी विद्या सिखानी पड़ी। उसके बाद कच्छ सजीवन होकर बाहर आ गया। उसके बाद संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य को भी सजीवन किया। लेकिन नहीं सिखानी थी वो संजीवन विद्या, तो सीखी ली उसने, और सिखानी ही पड़ी। तो हमारा सारा जो है ना वो अंदर उतर गई है। ये जो वोकिज्म है या विकास है, या ये जो सारा आधुनिक जिसको हम कह रहे हैं, या ये जो शूर्पणखा का आकर्षक सुंदरी का रूप है, वो सारे हमारे अंदर घुस गया है। तो हमको ये सब तो ठीक अपने आप को ही करना पड़ेगा, तभी ये यूनिवर्सिटीज़ और ये एफडीआई और इन सबको हम ये कर सकेंगे। बाकी तो करना तो असंभव है। और इसके लिए मार्ग तो यही है, आलोचना करनी है करो, चिंता करनी है करो, रोना है रो, चिल्लाना है चिल्लाओ, वो 10% में रहने दो, सब कुछ करो, ये भी करो। गालियाँ देनी है उतनी दो, चिंता करनी है उतना करो, ब्लड प्रेशर कम करना है बढ़ाना है, जो करना है करो। 90% काम करो, एक उद्योग निर्माण करो, एक ग्राम गुरुकुल खड़ा करो, एक तपोवन गुरुकुल खड़ा करो, प्रेरित करो लोगों को, एक गृह गुरुकुल खड़ा करो। और खड़ा करने के पहले कागज पर ये सारी योजना उतारो
हाँ, माथापच्ची करनी पड़ेगी, गिनती तो करनी पड़ेगी। कैसे? 140 करोड़ के 20% कितने होते हैं? माने हमने पाँच लोगों का एक परिवार लिखा, तो फिर 20% हुए ना। तो 140 करोड़ के 20% कितने हुए? गिनती करनी पड़ेगी। और कैलकुलेटर से नहीं, हाथ से करो गिनती, तो फिर समय लगेगा। और बीच बीच में अश्रद्धा, अविश्वास, निराशा, हताशा, ये भी तो शत्रु आएंगे ना। बीच बीच में ये भी परेशान करेंगे, क्या माथापच्ची करते हो, कुछ नहीं होने वाला, फाड़ कर फेंक दिया किसी ने, ये भी तो होगा। तो इनके सामने भी लड़ते लड़ते, जैसे कुछ पढ़ने बैठे हैं, ये करने बैठे हैं, और इधर से मच्छर उधर से मच्छर, ये करके ऐसा 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 करते करते करना पड़ता है, ऐसा भी करना पड़ेगा। तो ऐसा सभी के लिए शिक्षा की बात है। तो 140 करोड़ की गिनती करके समाज के सभी लोग कितने वर्गों में वर्गीकृत हुए हैं, उनके लिए कौन सी, इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय आता है, आश्रम चतुष्टय आता है, वर्ण चतुष्टय आता है, विभिन्न जातियां आती है, विभिन्न व्यवसाय आते हैं, विभिन्न प्रकार की जीवन की आवश्यकताएं, उसका विचार करना होता है। यही तो समग्रता में है। हमारी आवश्यकताएं कौन कौन सी है, हमारी क्षमताएं कौन कौन सी है, हमारी स्थिति कैसी है, कौन कहाँ रहता है, वहाँ का जलवायु कैसा है, ये सारा देखकर जब हम इसके लिए कैसी शिक्षा चाहिए, उसके लिए कौन सा मॉडल निर्माण करना है, ऐसा विचार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक बार हम कागज पर ये सारी रचना करने लगेंगे तो इतना कठिन होगा। कठिन कागज पर का प्लानिंग, हाँ कठिन माने आपको माथापच्ची तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार एक वर्गीकरण करके सब कुछ गिन लिया तो दूसरा फैक्टर खड़ा ही है। अब उस दूसरे फैक्टर को मिलाया तो इसमें बहुत सारा बदल करना पड़ेगा। ऐसा बदलते 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 प्लानिंग करते 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 पूरा एक चित्र तैयार होगा। वो चित्र समग्रता का होगा। उसमें 140 करोड़ की जनसंख्या मैनेज हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। हाँ, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, यहाँ ये विद्यापीठ चलेगा, ऐसे विद्यापीठ चलेगा, ऐसे गुरुकुल चलेगा, इसके लिए आचार्य ऐसे आएंगे, तो आचार्य निर्माण के केंद्र ऐसे ऐसे होंगे। करते 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 आप एकाध वर्ष भर ये प्लानिंग चलता रहेगा तो हो जाएगा, कागज पर का प्लानिंग हो जाएगा। उसके बाद बताओ, लोगों को लेकर घूमो सब जगह, अब ये है, आप लीजिए, ये मॉडल है, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए। प्रयोग करता ऐसा प्रसार करते करते कोई तैयार हो जाएंगे कि हाँ भाई, हम ग्राम गुरुकुल कर रहे हैं, हम तपोवन गुरुकुल कर रहे हैं, हम वाणिज्य गुरुकुल कर रहे हैं, हम भू विद्यापीठ कर रहे हैं, हम कृषि गुरुकुल कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के मॉडल्स निर्माण होंगे तो फिर इस देश के विद्यापीठ का मॉडल भी होगा। ये आज की यूनिवर्सिटी तो विनाश का मॉडल है, उसको ध्वस्त करने के लिए ध्वस्त करना प्रथम, उसके बाद वैक्यूम निर्माण करना, ऐसे नहीं होता। पहले विकल्प निर्माण करो, फिर उसका विनाश करने की, परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप जाएगा। तो निर्माण करना इस दिशा में करेंगे तो होगा। बस इतना ही है। नहीं, लेकिन जिनका समाज पर आज प्रभाव है और जो कुछ समझते हैं, करना चाहते हैं, उनका समाज में प्रभाव नहीं है। नहीं, आप प्रभाव निर्माण किए बिना नहीं होता, सामर्थ्य संपादन करने के बिना तो कुछ नहीं होता। आपका प्रभाव होगा, आप डटे रहो तो होगा। उनका प्रभाव है क्यों मानते हो? आपका प्रभाव होगा। भैया हमारा राजस्थानी में कहवा है कभी 12 साल हम तो कुंडली की भी सुन लिया लोग बात। हाँ, 12 साल के 12 साल बाद तो कुंडली की सुन लिया, रूढ़ी की सुन लिया, पढ़ेंगे 12 साल बाद इसे हो गया है।
आप सारे इंजीनियरों की, सारे आईआईटी की टेक्नोलॉजी बिना काम की हो जाएगी तो कौन जाएगा आईआईटी में फिर? तो आपके मोची, आपके बुनकर, आपके लोहार, आपके कुम्हार, आपके सुतार हजारों की संख्या में ग्राम गुरुकुल में काम करने लगेंगे तो आईआईटी खड़गपुर और कानपुर और दिल्ली और इनका क्या काम है? फिर कौन जाएगा उधर? देखने जाएंगे म्यूजियम है ना, हाँ? म्यूजियम रहेगा, देखने जाएंगे। और क्या म्यूजियम रहेगा? ताई ग्राम गुरुकुल तो फिर आज भी खुल सकता है, खुल क्योंकि सकता है। उसमें आचार्यों की हाँ। आचार्य तो उसके हैं। हाँ, फिर क्या है? हमको तो योजना ही करनी है केवल। योजक तत्र दुर्लभ, तो योजक बनो, बोलो ग्राम गुरुकुल में। हाँ, क्योंकि वो आचार्य होंगे वो अभी अंतिम पीढ़ी में है। नहीं हाँ, तो तो अच्छा लो, वो तैयार हो जाएंगे ना। आने वाले नहीं रहेंगे ना। आचार्य के लिए तो निर्माण तो करना भी पड़ेगा। आने तो वाले भी समय तो में। अर्जेंसी कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम गुरुकुल तो तुरंत शुरू होने चाहिए, एकदम। क्योंकि वो तो बड़े बड़े अच्छे बुनकर और वो अभी भी हैं है ना? जो साड़ियाँ जैसे अभी लुप्त हो रहे हैं, वो तो उन परिवारों को भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल बचाया जा सकता है। तो नहीं होने वाला ये काम ही नहीं है, ये होने वाले काम ही है सारे। करने लगो बस। कि आवश्यकता है गुरुकुल संकल्पना की पुस्तक पढ़ो। उसे पढ़े बिना तो कुछ नहीं होगा ना। उत्पादन को कहाँ ले जाएंगे, ये पहले वो बोलेंगे। नहीं, उत्पादन ऐसे लोगों के बुने हुए कपड़ा सब पहनेंगे, सब पहने। इसलिए अब स्ट्रैटेजी में देशानुकूल, युगानुकूल परिवर्तन करना होता है। वो क्या होता है? उत्पादन करने के साथ साथ बाजार सुनिश्चित करो। आप सहायता करना चाहते हैं ना, बाजार सुनिश्चित करो। और इसके लिए आप मेडिएटर, माने आप बिचौलिए मत बनो, नहीं तो और एक अनिष्ट होगा। तो बिचौलिए का अनिष्ट नहीं निर्माण करना है। प्रबोधन करो कि दर्जी काका कपड़ा सिले। मैंने हमारे दर्जी काका में है कि नहीं, ये इसी का ही है। हम कपड़े कारखाने में बने हुए नहीं पहनेंगे, हम दर्जी के द्वारा सिले हुए कपड़े पहनेंगे। इसकी प्रेरणा विद्यालयों में सिखाओ। हमारे दर्जी काका जिन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और वहाँ के छात्रों का ये मानस बनता है, तो उतने परिवार दर्जी को जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 100 परिवार चिन्हित कर- हाँ, 100 परिवार चिन्हित कर लिए। हाँ, उनसे बात जैसे भाई विद्या क्षेत्र में करते हैं, उनके पेरेंट्स हैं वो निश्चित हो चुके हाँ, हैं, निश्चित है। उनको बाहर से भी क्रय करना ही था। हाँ, ताई अभी मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे अहमदाबाद में हो रहा है। हाँ, 2-3 गांव में ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। हाँ। 2-3 गांव के खेडूत थे वो मिलकर। हाँ, हाँ, अब इसको क्या है कि प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, वो बिचौलिए बीच में थे, तो इन्होंने किसी एक सज्जन को बात पता चली, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको जगह देता हूँ, हाँ, आप सभी आके वहाँ वह मटका लगाइए। हाँ, वो अब लगाओ, आप नहीं मानोगे, 2 घंटे में इसकी सब्जी बिक जाती बिक जाती है। है। ऑर्गेनिक के लिए लाइन लगती है। हाँ, तो तो सीधा इसको मिल रहा है पैसा। बस आपको उनको सहायता करनी है तो ये करो कि उनको बाजार उपलब्ध करवा दो और लोगों को प्रेरित करो कि हाँ, आप ऑर्गेनिक सब्जी ही खाएंगे, ये पेस्टिसाइड वाली 2 घंटे नहीं नहीं लगते हैं, खाएंगे। 2 घंटे में खाली हो जाती है और- मार्केट, सभी और खेत। ये जो कढ़ाई बुनाई है ना, हम्म। ये जो करवाते हैं महू में भी एक गांव में महिलाओं से करवाते हैं। हाँ। उनको 5 रुपए 15 रुपए हाँ, 20 बिल्कुल, रुपए इस- देते हैं। हाँ। और खुद वो हजारों में वो कपड़े में तो बिचौलिए वाला अनिष्ट तो नहीं चाहिए। तो भारत का बाजार फिर कैसे चलता है? भारत के वाणिज्य में परिवहन, बिचौलिए, एडवर्टाइजमेंट, ये नहीं चाहिए। ये आर्थिक दूषण है, आर्थिक अनिष्ट है। तो बिचौलिए नहीं चाहिए। ऐसे बाजार उपलब्ध करो उसको। और जब हम देश के लोगों का आर्थिक संकट दूर करेंगे तो ये एफडीआई भी जाएगा और ये यूनिवर्सिटीज भी जाएगी और कॉरपोरेट सेक्टर, हमारे
शत्रु बोध करना है तो यहाँ एक कॉरपोरेट सेक्टर एक है, यूनिवर्सिटी दूसरा है, एफडीआई तीसरा है। हाँ, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम कोई कुतुबुद्दीन अली-ऐबक थोड़े हैं या बख्तियार खिलजी थोड़े हैं, ये हाथ में ये लेकर जाएंगे। आप विकल्प निर्माण करो, इससे पलायन भी रुकेगा। बिल्कुल रुकेगा। सारे 100 संकटों का एक उपाय है, अर्थकरी शिक्षा और भारतीय अर्थकरी शिक्षा। चाहे कॉर्पोरेट का जैसे बोल रहे हैं, उसका तो मेन ध्येय अलग ही रहता है, हाँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रकार जिसका जो होना है वो मुझे कोई हो। फर्क नहीं पड़ता। हमारे 2 पैसे बढ़ते हैं तो किसी का कुछ भी हो जाए। ताई ये जो वर्ड है ना, इससे पूरा मैनेजमेंट इसी पे टिका हुआ है। हम्म। इसके अर्थ के जो भी करना है उसके लिए आचार बनेगा, स्ट्रैटेजी बनेगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अर्थ केंद्र अर्थ के बस। और दूसरा एक ताई जैसे अभी बोले ना, जैसे किसान के बच्चे को सिखाने के लिए खेत है, वो उसका स्कूल है, नहीं कि एक क्लासरूम बैठा के समझा रहे हैं, नहीं वो और समझेगा ही क्या। नहीं। हाँ, वो ये विद्यालय थोड़े हैं, किसान के लिए खेत ही तो गुरुकुल है। अभी वो याद आता, विनोद जी बता रहे थे जो उनके जो आईआईटी खड़गपुर से एग्रीकल्चर किए थे, वो अपने खेत में करते तो वहीं रुक जाते, ये नहीं कि बाहर चले जाते। असल तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ना, ये तो घर से पकड़ के बच्चों को स्कूल में ये बैठेगा निर्बुद्धता, इसको कहते हैं विपरीत बुद्धि। घर से ले जाके स्कूल में भर्ती करो। हाँ, और नहीं पढ़ाया आपके बच्चे को, नहीं भेजा तो आपको दंड। बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, सर्व शिक्षा। और खेत में काम करवाया तो बाल मजदूरी। ये और एक और भैया नहीं माने ना तो कलेक्टर साहब आदेश दे देते हैं। कौन से कलेक्टर साहब इनके पीछे पड़ गए थे? बस मैं कह रही हूँ, ये बैठे हैं सर्व शिक्षा अभियान। कलेक्टर साहब तुरंत नोटिस देते हैं। तुरंत आपके बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ताई कल नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल का फोन कर रहे बच्चों का याद आता है। अभी तो घर का काम यदि माताएं करवाएंगी ना तो माताओं को पकड़कर जेल में डालेंगे। अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं करके। ओ, गया तो लो तो।